अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम गैसेस एक्सचेंज का जो टॉपिक है, चैप्टर है, वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 2। तो टॉपिक है हमारा होम्योस्टेसिस या होम्योस्टेसिस। ठीक है। तो ये जो टर्म है होम्योस्टेसिस की, ये एक फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, क्लॉड बर्नार्ड। उन्होंने 1865 में सबसे पहले ये टर्म इंट्रोड्यूस की थी। तो होम्योस्टेसिस जो है, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या होता है? तो होम्योस्टेसिस मीन्स टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस। मतलब इंटरनल कंडीशंस को वैसा ही रखना जैसे वो हमेशा से हैं। ठीक है, कांस्टेंट एक ही रखना। कांस्टेंट का आपको मतलब पता है ना? कांस्टेंट कोई भी ऐसी चीज जिसकी सिर्फ एक ही वैल्यू होती हो। तो इंटरनल कंडीशंस को एक ही वैल्यू पे, मतलब एक ही जैसा रखना हमेशा। तो इंटरनल कंडीशन से यहाँ मुराद है, मतलब इंटरनल से इंटरनल बॉडीली ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे अगर देखें तो बॉडी की इंटरनल बॉडी की कंडीशंस, और अगर सेलुलर लेवल पे देखें तो इंटरनल सेल की कंडीशंस एज कंपेयर टू इट्स एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। तो इंटरनल कंडीशंस बहुत फिजिकल हो सकती हैं और केमिकल, बहुत हो सकती हैं, फिजिकल और केमिकल भी। और फिर अगर इसकी मज़ीद वजाहत देखें तो इंटरनल कंडीशंस, ठीक है, कुछ मामूलात को प्री सेट लिमिट्स पे रखना, कि वो पहले से जो मुंतखब शुदा जो मेयारात हैं उन पे ही वो चीज़ रहे। तो ऐसे अवामिल को, ऐसा करने को बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो वो तो आपको वाज़ेह होना चाहिए कि बायोलॉजी है तो इंटरनल कंडीशन से, मतलब इंटरनल ये अंदर जो है, इससे क्या मुराद है? During the course of evolution, every organism has developed a specific setup of internal conditions at various level of organization suitable to its external conditions. तो इर्तिका के अमल में हर ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में भी वो सूटेबल रहा, वहाँ वो पला बढ़ा। एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी के स्टूडेंट है, मैंने आपको बताया हुआ है और आपको पता होना चाहिए एवोल्यूशन क्या है। तो इस एवोल्यूशन में एक ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट में रहा और पला भरा, तो उसने उस हैबिटेट के एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने कुछ इंटरनल कंडीशन सेट्स कर ली। ठीक है, एट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी। ठीक है, और वो जिस ऑर्गेनिज्म की किसी भी हैबिटेट में कुछ जो इंटरनल कंडीशन सेट्स हो गई और वो उस हैबिटेट में ज़िंदा रहा, ठीक है, तो वो मतलब उसके लिए इंटरनल कंडीशन ज़रूरी हैं, उनको कांस्टेंट रखना फिर ज़रूरी है। इससे ये पता चला। सो these specific internal conditions are necessary for optimal functioning of organism. तो ये ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, एवोल्यूशन में अगर वो जिंदा रहा है, अगर वो आज तक मौजूद है, ठीक है ना। तो अभी होम्योस्टेसिस की हम एग्जांपल लेते हैं, एक नॉन बायोलॉजिकल एग्जांपल। मैकेनिकल सिस्टम जो हो, मैकेनिकल सिस्टम की वो एग्जांपल है। ठीक है, केमिकल नहीं, फिजिकल एग्जांपल आप कह लें। जैसे रूम में थर्मोस्टेट लगा होता है, टेम्परेचर रेगुलेटर लगा होता है। ठीक है, उसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप होती है जो सर्किट को ब्रेक करती है या उसे फिर से कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो ऐसा होता है, हम उसे थर्मोस्टेट को सेट कर देते हैं किसी टेम्परेचर पे, प्री सेट लिमिट उसके लिए मुंतखब कर देते हैं। तो टेम्परेचर अगर कमरे का कूल हो जाता है तो सर्किट कंप्लीट होता है और फर्नेस चलना शुरू हो जाता है। जैसे ही हमने कोई टेम्परेचर रखा होता है प्री सेट लिमिट पे, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है।
और टेम्परेचर जो है वो फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है, डाउन होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही थर्मोस्टेट आपके आजकल मतलब कि एयर कंडीशंस वगैरह में लगा होता है। मतलब आपने 25 अगर उस पर सेट किया है तो जब ठीक है 25 हो जाएगा टेम्परेचर नॉर्मल, ठीक है, तो थर्मोस्टेट उसका ठीक है एसी के कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। और जब तक 25 रहेगा फिर वो प्री सेट लिमिट्स में है तो वो ऑफ ही रहेगा। जैसे उससे ज़्यादा या कम होना शुरू होगा तो वो नहीं, ज़्यादा होना शुरू होगा, कम तो हो नहीं सकता। जैसे टेम्परेचर राइज करेगा तो फिर से ऑन हो जाएगा। तो ये एक हीमोस्टेसिस की नॉन बायोलॉजिकल एग्जाम्पल है कि ऐसे जैसे कि आप थर्मोस्टेट पे टेम्परेचर को सेट कर देते हैं और फिर वो जो आपका सिस्टम है, अगर फर्नेस हो, अगर गर्म करना है ठंडा करना है, वो सिस्टम फिर उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो एक बायोलॉजिकल एग्जांपल से समझते हैं हीमोस्टेसिस को, मतलब कि कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखना या कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस मेंटेन रखना या प्री सेट लिमिट्स को मेंटेन रखना, दोनों तकरीबन एक ही बातें हैं। तो आपने देखा होगा, सुना होगा, डेली लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों को ठीक है जिक्र हो रहा होता है कि ये ज़्यादा हो गई है, ये कम हो गई है। तो एक हीमोस्टेसिस की एग्जांपल है नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल। तो हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होता है 99 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल देते हैं हार्मोन्स के ज़रिए या इलेक्ट्रिक सिग्नल के ज़रिए पैंक्रियाज को। पैंक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करता है इंसुलिन, और वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में ले जाता है, ठीक है। शुगर लेवल हाई हो रहा था, ब्रेन ने सिग्नल दिया, पैंक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया और उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिवर में ले गया, ठीक है। और फिर जब ये नॉर्मल लेवल 199 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड गेन हो जाता है तो फिर ये मैकेनिज्म स्टॉप हो जाता है। ये है हीमोस्टेसिस, उसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये जो है नेगेटिव फीडबैक इसको कहते हैं, ये हम आगे जाके समझेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि इसको नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, ठीक है। जैसे ही 99 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से शुगर लेवल हाई होता है तो ब्रेन सिग्नल पैंक्रियाज को देता है, पैंक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लिवर में जमा होना शुरू हो जाती है। तो ये देखें प्री सेट लिमिट्स, इस कांस्टेंट लेवल पे शुगर लेवल को रखा जाता है। ब्लड शुगर लेवल मतलब जो ब्लड शुगर ग्लूकोज होती है, इससे अगर कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो दोनों सूरतों में ख़तरनाक होती है। और आपको पता है कि एक बीमारी होती है डायबिटीज़, जिसे आम ज़ुबान में हम शुगर कहते हैं, तो उसमें यही मसला होता है कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।